नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते मार्केट में कहां पर आपको नजर रखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे और मार्केट में रणनीति आपको किस तरह से बना के चलनी है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज के बाजार पर नजर डालें तो हमने देखा कि निफ्टी में लगातार दूसरे दिन कमजोरी रही और आखिरी घंटे की रिकवरी के चलते 18,300 के ऊपर भारतीय बाजार बंद हुए। वहीं सरकारी बैंक को छोड़कर ज्यादातर सभी सेक्टर्स पर दबाव ही देखने को मिला। लेकिन इस पूरे हफ्ते किस तरह का कारोबार रहा बाजार में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। जैसे आज बाजार पूरा बोरिंग रहा, एक सेशन में रह गया, इसी तरह से पूरा हफ्ता भी कुछ ऐसे ही था। अगर आप देखेंगे निफ्टी को तो आप हैरान हो जाएंगे। निफ्टी के अंदर जो परसेंटेज चेंज है हफ्ते भर का वो बिल्कुल सपाट है, 0.1% का है। इसी तरह से अगर आप मिड कैप बैंकिंग को भी देखेंगे, निफ्टी बैंक्स को, तो वो भी 0.8% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, यानी कि आधा % भी रिटर्न आपको पॉजिटिव नहीं मिल पाया और करीब करीब इसी रेंज में बाजार रह गया। छोटे मझोले शेयर जिसको हम स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी मानते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न बकायदा माइनस में था। कुल मिला के निफ्टी बैंक हल्का पॉजिटिव, 1% भी नहीं, निफ्टी भी हल्का नेगेटिव, स्मॉल कैप मिड कैप ये सब हल्के हल्के गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मीडिया के अंदर हमको तेज गिरावट आते हुए देखिए, लेकिन बैंक्स फिर भी ठीक ठाक थे। तो अपनी लिस्ट में अगर आप गेनर्स वाले सेगमेंट देख पा रहे हैं तो सबसे ऊपर आपको बैंक दिखेगा, लेकिन आप देख के भी हैरान हो जाएंगे, यहाँ पे भी परसेंटेज 1% भी नहीं है। अभी तक मैं जितनी जानकारी आपको रख रहा हूँ उसमें से कोई भी 1% से ऊपर का नहीं आपको दिखेगा। IT, फाइनेंस, रियल एस्टेट, मेटल्स ये सब चले तो हैं, लेकिन परसेंटेज देख के आप भी हैरान हो जाएंगे, 1% भी इसके अंदर नहीं है। आ जाते हैं मार्केट के लूजर्स पे, सेक्टोरल के हिसाब से कौन से टूटे ज्यादा हैं। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत नंबर्स बड़े दिख सकते हैं क्योंकि एक छोटा सेगमेंट है मीडिया का, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफी सीवियर हुई है। इसमें वेटेज जी एंटरटेनमेंट का काफी ज्यादा है, इसलिए ये शेयर टूटा, इसने पूरे सेक्टर को ड्रैग किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑटोज के अंदर 2% का नुकसान, FMCG, एनर्जी, ये कुछ एक और सेगमेंट्स थे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़े थोड़े शेयर्स के अंदर हुई है, बड़े शेयर्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे आपको एक कमजोरी दिखाते हुए दिख रहे हैं। आ जाते हैं अब निफ्टी के गेनर्स पे। अब स्टॉक्स कौन कौन से थे जो चलते हुए दिखे? अभी तक आपको मैंने सेक्टर्स का रूबरू कराया, अब आपको मैं स्टॉक्स बताता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक पूरे हफ्ते के अंदर 3% चला, हिंडाल्को 2%, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 2% शेयर चले हैं। एथिकली ये शेयर्स ज़्यादा चल जाते, लेकिन बाजार एक दायरे के अंदर था, इसलिए कोई बड़े ब्रेकआउट, कोई बड़े ब्रेकडाउन्स आपको ज़्यादा नहीं दिखे, ये रेंज पे रह गया। आप आते हैं निफ्टी के लूजर्स पे, यानी कि हफ्ते भर में कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो टूटे हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कोल इंडिया, ये ठीक नंबर से पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, नंबर्स के बाद भी चला एक दिन, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शेयर पिटता गया, 9% तक की इसके अंदर गिरावट दर्ज हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, ये भी एक 4% शेयर टूटा, इसने ऑटोस की वेटेज को भी नीचे की तरफ ड्रैग किया था। ITC, आइशर जैसे शेयर्स भी 3 से 4% टूटे। अगर आप 3 से 4% का प्रॉफिट बुकिंग मानते हैं तो बात आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अगर ये कुछ ज़्यादा सीवियर कट है तो मैं बोल दूंगा ये सारे के सारे शेयर्स काफ़ी अच्छे चले हुए थे, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग 3 से 4% की आई है। ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज इन शेयर्स के अंदर आपको नहीं दिखेगा। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आएंगे तो आप इस सरकारी बैंकों का फिर से दबदबा था। यूनियन बैंक करीब 11%, हिंदुस्तान जिंक ये शेयर भी अच्छा चला करीब 9%, एक्साइड और अमर जैसे शेयर्स भी काफी अच्छा मूवमेंट देखे गए, करीब 7 से 8% का मूव था। सुवन फार्मास्यूटिकल्स भी करीब 6% ऊपर ही जाके बंद हुआ है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि मीडिया के शेयर जोर से पिटे हैं, उसमें जी एंटरटेनमेंट था। इसी छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में अगर आप लूजर्स चेक कर रहे होंगे ना तो आपको सन टीवी का नाम भी सबसे ऊपर दिखेगा, ये भी इसी सेगमेंट का हिस्सा है, 13% ये शेयर भी टूटा। थर्मेक्स के अंदर गिरावट आई है, मेट्रोपॉलिसिस भी ये शेयर भी टूटा है, इसका परसेंटेज भी करीब करीब 10% के आसपास था। तो कुल मिला के अगर आप देखें इंडाइसिस रेंज में, सेक्टर्स अमूमन रेंज में, लेकिन सेक्टर्स के अंदर जो शेयर्स है उसके अंदर जो चर्निंग मिली वो 3 से 5%, 8% तक की भी थी, जो कि एवरेज से थोड़ी कम है। तो उम्मीद करते हैं जब अगला हफ्ता होगा तो डेरिवेटिव एक्सपायरी का हफ्ता है, यूके से US से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं PMI वगैरह के, तो वो सब के सब अपना असर जरूर डालेंगे। और आज चलते चलते खबर भी आई कि US और रूस के बीच में चर्चा हो सकती है, इसका असर भी आप मंडे को और ज़्यादा देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पूरा हफ्ता रेंज में ही रहा, इंडेक्स में ज़्यादा कुछ एक्शन दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कुछ था, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और अगला हफ्ता है
नवंबर सीरीज की एक्सपायरी, तो उसके पहले भी क्या रणनीति अपना के चलनी चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी जी मौजूद हैं। आशीष जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये पूरा हफ्ता काफी दायरे में ही हमने देखा बाजार था, जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी डर कहीं ना कहीं हावी रहा। इनफैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट में ही देखेंगे तो ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आया है। अब नवंबर एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, किन लेवल्स को आप वॉच करेंगे? ये बिल्कुल ये अच्छा है कि जैसा ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं वैसे ही भारतीय बाजार चलते रहे, क्योंकि नहीं तो यदि भारतीय बाजार परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे एफआई कोई मौका नहीं छोड़ेंगे भारतीय बाजारों में बेचकर अपना कहीं दूसरी जगह लॉसेस हो रहे हैं उसको रिकवर करने का। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल लैकलस्टर जैसे दूसरे इक्विटी मार्केट है वैसे हमारे मार्केट भी लैकलस्टर है। तो वो ठीक है अभी टाइम बिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवर हीटेड है, वैल्यूएशन रिच है। तो इस लेवल पे कोई बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन भी बाइंग मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में नहीं हो रहा है, और जो एक्शन ज्यादा है बहुत सिलेक्टेड सेक्टर और सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही एक्शन हो रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है। जिस फंड्स के पास में जो स्टॉक्स हैं वो ही उसको नीचे के लेवल पे बाय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि जो चाइना मार्केट्स में जो सेलिंग देखने को मिल रही है 3-4 दिन से, हांगकांग भी आज काफी खराब था, तो थोड़ा सा मिरर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। और जो बॉयंसी थी एफआईज की बाइंग में वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही है। तो मेरा मानना है अगला सप्ताह भी आप देखेंगे कि कोई बहुत ज्यादा एक्शन ना होके बाजारों में एक तो वोलेटिलिटी बनी रहेगी, और कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं है अभी मार्केट में। जो रिजल्ट्स के ट्रिगर थे वो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। बिल्कुल। तो बड़े कोई ट्रिगर्स है नहीं इस वक्त, और इस वजह से हमने देखा कि ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं नज़र आया और भारतीय बाजार भी इस वक्त ग्लोबल मार्केट की ही चाल को देख रहा है। आशीष जी, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की आपने बात की और क्लियरली हमने देखा भी इस पूरे हफ्ते कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पर कि एक्शन बना हुआ था। मिसाल के तौर पर सरकारी बैंकों को ले लीजिए, वहां पर एक अच्छी बाइंग नजर आई, और आज भी हमने देखा इसी तरह का एक्शन था। सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में थे, लेकिन एक सरकारी बैंक का इंडेक्स था वो अच्छा चल रहा था। इसके पीछे की आप क्या वजह देख रहे हैं, और ये जो मोमेंटम है ये आगे कितना कंटिन्यू रह सकता है? 4 वजह है, इनफैक्ट एक वजह नहीं है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो काफी अंडर ओन्ड सेक्टर है। यदि इन सारे बैंक में देखें तो जो सरकारी हिस्से सरकार की हिस्सेदारी 60% से लेकर 75% तक है, और जो एफआईज ने मैक्सिमम अपनी होल्डिंग इन स्टॉक्स में से कम कर लिया है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में थोड़ा और ज्यादा रिटेल निवेशकों के पास में ये सारे स्टॉक है। तो अब चूंकि हम इंडिया फोकस स्टोरीज की तरफ सभी लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन एक प्रॉक्सी प्ले रहा है हमेशा बैंकिंग सेक्टर आपके डोमेस्टिक मार्केट का और इकोनॉमी का। तो बिल्कुल यहाँ पर निवेश के मौके अच्छे नजर आते हैं। तो पहला तो मेरा मानना है अंडर ओनरशिप है, तो इसलिए यहाँ ओनरशिप बढ़ रहा है। दूसरा जो फंडामेंटल्स है कंट्री के उसका एक प्रॉक्सी प्ले है। और तीसरा इंडिविजुअल बैंक्स की बैलेंस शीट में इस क्वार्टर में जो सुधार देखने को मिला है, तो मेरा मानना है ये सुधार और आगे आने वाले क्वार्टर्स में और जारी रहेगा। चौथी बात यह है कि जो भी वैल्यूएशंस हैं पीएसयू बैंक्स के, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो यदि आपको 2,000 रुपए में कोटक महिंद्रा बैंक या 920 रुपए में आईसीआईसीआई बैंक, अब सब महंगे हो चुके हैं, जबकि आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक काफी अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। तो अभी मार्केट में कोई बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशन के स्टॉक्स के लिए एपेटाइट नहीं होने के कारण से ज्यादा पैसा चाहे रिटेल हो, एचएनआई हो या फंड्स हो, वो पीएसयू बैंक्स को चेस कर रहा है। और ये मोमेंटम मेरा मानना है अगले 3 से 6 महीने तक और जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अब आपको नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल। तो मोमेंटम जारी रह सकता है पीएसयू बैंकों में तेजी का, तो आप यहाँ पर
नजर रख सकते हैं। एक और स्पेस जो कि काफी ज्यादा खबरों में भी था और चल रहा था, वो था रेलवे से जुड़े जो शेयर्स थे। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर भी हो रहे थे, कुछ खबरें आ रही थी, बड़े ऑर्डर्स मिलने की बात हो रही थी। इस वजह से हमने देखा कि ये स्पेस भी लगातार सुर्खियों में बना रहा। क्या इन स्टॉक्स में भी आप मौका देख रहे हैं इन स्तरों पर एंट्री लेवल के लिए? देखिए, रेलवे का जो बजट है वो भी ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का सालाना बजट है। और अब रेलवे जिस हिसाब से एक्सपेंड कर रहा है कि 300-400 वंदे भारत ट्रेन होंगी, सारे ट्रेन में अपग्रेडेशन होगा, जो सिंगल लेन्स है वो 2 लेन्स होंगी, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो इन सारी कंपनियों का फायदा अल्टीमेटली जो बड़ा फायदा है वो 7-8 जो कंपनियां रेलवे सेक्टर से डायरेक्ट जुड़ी हुई है वहीं होगा। तो आज जैसे हमने डिफेंस सेक्टर को इतना हाई वैल्यू इसलिए किया कि अब ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया होगा, इन कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, तो ये सेम इंडियन कंपनीज के ऊपर, इंडियन रेलवे कंपनीज के ऊपर भी लागू होता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने कहा था कि जो इंडिया फोकस सेक्टर है अभी उन सेक्टर को चेस किया जा रहा है, क्योंकि उनको ग्लोबल अनसर्टेनिटी या करेंसी उन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा इसलिए मानना है ये सेक्टर, जो मेरा फेवरेट सेक्टर पहला पीएसयू है और दूसरा मेरा मानना है रेलवे और तीसरा डिफेंस, तो ये सारे सेक्टर आगे जाके भी परफॉर्म करते रहेंगे। इनको किसी भी गिरावट पे या प्रॉफिट बुकिंग होने पर बिल्कुल लेना चाहिए, और ये अच्छा यहाँ से वेल्थ क्रिएट करके देने में दमखम रखते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आशीष जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी स्टॉक्स और सेक्टर पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए अब कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा के मुताबिक घरेलू बाजार में अभी भी काफी स्थिरता बनी हुई है। निवेशकों को अच्छे बैंकों में निवेश की रणनीति बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हमें तो खुश होना चाहिए कि बाजार अटका भी अगर हुआ है तो ऑल टाइम हाई के नियर में अटका हुआ है, लो लेवल पे नहीं अटका हुआ है। तो एक तो ये तो काफी अच्छी बात है। और रही बात चर्निंग की, तो बाजार का नेचर ही है कि वो हर स्टॉक जो 3-4 हजार स्टॉक्स हैं एक लेवल पे तो नहीं रहते, प्लस माइनस तो होती रहती है सेक्टर प्रेफरेंसेस, न्यूज फ्लोज वगैरह के लिए। बट इन जनरल जो है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक फ्लोज और जो FI की सेलिंग कम हुई है थोड़े थोड़े दिनों से, उसकी वजह से काफी स्टेबिलिटी आई है बाजार में। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं बाजार के लिए वो मोस्टली ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस तरह से लिक्विडिटी ग्लोबल कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने एक्सेट्रा। अदरवाइज अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी देखें तो काफी साउंड फुटिंग पे है। पोस्ट दिवाली जो ट्रैक्शन है वो हमें कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में, और अगर वो बना रहता है तो मेरे ख्याल से बाजार टिक सकता है। ऑलराइट, तो ये थे मिहिर वोरा बाजार पर अपनी राय देते हुए। आशीष जी आपसे समझना चाहेंगे, इस पूरे हफ्ते एक और सेक्टर जो कि फोकस में था वो थे कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अच्छे डिमांड की बात की जा रही है और सरकार का फोकस तो लगातार बना ही हुआ है इस पूरे स्पेस में। आपकी नज़र कहाँ है, किन कंपनियों पर आप फोकस कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर में? जी, मुझे लगता है काफी ये भी अंडर ओन सेक्टर है, और इस सेक्टर में भी बिल्कुल निवेश के मौके ढूंढे जाने चाहिए। और दो स्टॉक जो मुझे पसंद है यहाँ पे, पहला है लार्सन एंड टुब्रो LNT, क्योंकि सबसे पहले जो बाइंग रिज्यूम होगी वो LNT जैसे स्टॉक में ही होगी, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके LNT में एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो रहा है। तो LNT के पास में रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, और इस साल में नए रिकॉर्ड वो न्यू ऑर्डर के टर्म से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला LNT रहेगा, और इसके बाद में जो स्टॉक मुझे पसंद है वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी है जो बड़े जो साइज के प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके लिए कंसल्टिंग और पूरा एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। करीब 6 से 7
इंडस्ट्री में ये काम करते हैं। इसके अलावा जीरो डेट कंपनी है, अच्छा कंपनी के पास में कैश है, 80-78 रुपए का स्टॉक में 3 रुपए आपको डिविडेंड भी आता है। और जो बेस्ट पार्ट है इसमें 4-4.5 हजार करोड़ के उनके ऑर्डर बुक है और अगले 6 महीनों में 4 हजार करोड़ के नए ऑर्डर बुक करने वाले हैं वो, जैसा मैनेजमेंट में कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा था। तो बिल्कुल मुझे अंडर वैल्यूड ये स्टॉक लगता है। किसी भी करेक्शन में पोर्टफोलियो में L&T और इंजीनियर्स इंडिया दोनों को ऐड करना चाहिए। अंडर वैल्यूड है, अट्रैक्टिव स्तर पर है, आप यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स में नजर रख सकते हैं। L&T पर तो हाल फिलहाल में ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं, जिसकी वजह से हमने हाल फिलहाल में अच्छी तेज़ी भी स्टॉक में देखी। तो L&T और EIL यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। इस बीच कुछ और भी कॉर्पोरेट्स और एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही है और डिक्सन टेक के CFO सौरभ गुप्ता का कहना है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए 5G एक बड़ा मौका है, साथ ही अगले कुछ सालों में भारत ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। एप्पल समेत कई बड़ी ग्लोबल मोबाइल कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। इंडिया एक नेट इंपोर्टर होता था मोबाइल्स का कुछ सालों पहले तक, अब इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा है। क्लियरली चाइना प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी है ग्लोबल कंपनीज की, ग्लोबल कंपनीज डेफिनेटली देख रही है कंट्रीज को बियॉन्ड चाइना के। दो आज के दिन चाइना बहुत डीपली एम्बेडेड है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, बट डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि काफी इंक्वायरीज हमारे पास भी आ रही हैं और ओवरऑल हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास भी आ रही हैं। इंडिया डेफिनेटली एक इमर्ज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब, जो हमें लगता है कि नॉट ओनली बड़ी डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करेगा बट एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी सर्व करेगा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और क्लियरली वो इंक्वायरीज आ रही हैं। आप अगर हमारे केस में भी देखिए तो हमारा जो एंकर कस्टमर है उसने भी अपनी प्रोडक्शन जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उससे हमें शिफ्ट करी है और हमें लगता है कि वो धीरे धीरे और प्रोडक्शन शिफ्ट करता रहेगा अपनी ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो क्लियरली ये ट्रेंड दिख रहा है और हमें लगता है कि आगे जाने पे एक तो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में, थोड़ा डीपनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी, कॉम्पोनेंट इकोसिस्टम क्रिएट होगा और आगे जाके एक डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी, क्योंकि ये सब स्पेस इंडिया ग्रैब करेगा और थोड़ी थोड़ी ये स्पेस हमारा नेबरिंग कंट्री विकेट करेगा। तो भारत यहाँ पर दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बनने की तैयारी में है और ऐसे में लगातार हमारी इन कंपनियों से बातचीत भी हो रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लावा के CMD हरिओम राय का भी मानना है कि अगले 10 साल में भारत में दुनिया 50% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगा। हम जो अभी कर रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब शुरुआत भर है। जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। जैसे हम करीब मात्र $16 बिलियन का हमने टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक्सपोर्ट किया है और इस 16 बिलियन से हम $180 बिलियन का एक्सपोर्ट 4 सालों के अंदर करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट मतलब लीग पे हम जा रहे हैं। एक आध माह का या एक आध मंथ का छोटा सा ब्लिप ऊपर नीचे यदि होता है, 1 माह 2 माह, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो नॉर्मल बिजनेस में ये चीजें चलती रहती हैं, सीजनल इम्पैक्ट होते हैं। हम बहुत डिफरेंट दिशा में जा रहे हैं इस वक्त। वर्ल्ड की हम अगले 10 वर्षों में 50% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। तो ये छोटी चीजें हैं, ये एक आध माह का छोटा ऊपर नीचे बिजनेस। मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये थे लावा के CMD मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर बात करते हुए, उसकी ग्रोथ पर बात करते हुए। आशीष जी, जब नवंबर में हमने शुरुआत की महीने की तो काफ़ी सारे इवेंट्स थे और हमारे अपने फैक्टर्स भी थे, अर्निंग सीजन भी चल रहा था, फेड के फैसला भी आ गया था, तो काफ़ी सारे इवेंट्स लाइनअप थे। अब इसके बाद अब क्योंकि अर्निंग सीजन भी ख़त्म हो चुके हैं, अब बाजार में ज़्यादा कुछ बड़े ट्रिगर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय के लिए और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जहां पर कि आपकी नजर रहेगी? कोई स्पेसिफिक थीम है जहां पर आप फोकस करेंगे? जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि कोई बहुत बड़े अभी ट्रिगर्स नहीं है कि कोई आप जो अगला ट्रिगर आएगा कि फेड इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाएगा दिसंबर में, शायद वो एक ट्रिगर हो। दूसरा, करेंसीज में जो काफ़ी उठापटक अभी चल रही है आजकल,
यूएसडी के कंपैरिजन में दूसरी करेंसीज में, तो वो थोड़ा सा देखने वाला बिल्कुल एक फैक्टर रहेगा। और तीसरा मेरा मानना है क्रूड थोड़ा सा जो कूल डाउन हुआ है वो कितने समय तक रहता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन में कमी आएगी। और चौथा बात यह है कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट का आगे क्या आउटलुक बनता है, तो उसके ऊपर भी मार्केट की नज़र रहेगी। जहाँ तक कंपनी स्पेसिफिक सवाल है, मेरा मानना है कि अभी भी जो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जाने वाला है वो ना वो आईटी में या फार्मा इन सारे सेक्टर में ना जाके इनबाउंड जो सेक्टर है जहाँ ग्रोथ अच्छा है, ना मेक इन इंडिया का काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, तो रेलवे और डिफेंस और पीएसयूज जैसे सेक्टर ये एवरग्रीन सेक्टर इस साल का थीम है और यही आगे जाके भी परफॉर्म करते रहेंगे। तो फोकस रखे हमें भी किसी भी गिरावट पे यही निवेश करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ऑलराइट, तो इन स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर पर फोकस रखिए। आशीष जी, इसके अलावा कुछ और भी कंपनी आपको पसंद आ रही है निवेश करने के लिहाज से? आपके कुछ आइडियाज निवेश के लिए? हमने पसंद आता है वो है जी शिपिंग सेक्टर में। और ये इस बार कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए। कंपनी ने 6 महीनों में करीब 1200 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा अर्जित किया है, जबकि पिछले साल में उनका 600 करोड़ का मुनाफा था, तो मुनाफा जस्ट डबल 6 महीनों में हो गया। और कंपनी के जो वेसल्स की जो डिमांड है उसमें हमने एक्सपोनेंशियल राइज देखा है। कंपनी के पास में 43 शिप्स है, तो इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट शिपिंग कंपनी है और एलपीजी और गैस के कैरियर्स भी उनके पास में है। तो अभी जिस हिसाब से मूवमेंट शुरू हो गया इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ये कंपनी आगे जाके और भी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। तो मेरा 3 महीने का लक्ष्य इनफैक्ट स्टॉक के लिए 700 रुपए का है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको इन्वेस्टिंग के लिहाज से भी दे दी गई है। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक पर सेक्टर पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जाने से पहले आपको चलते चलते दिखा देते हैं कि अगले हफ्ते और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे जहां पर कि हमारी नज़र होनी चाहिए। बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। तो यूएस बाजार की पहले बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगले हफ्ते यूएस बाजार में क्या होगा। तो एस&पी ग्लोबल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट पीएमआई का डेटा रिलीज होने वाला है नवंबर 23 को। इसी के साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर भी फोकस करना होगा। एफओएमसी की मिनट्स नवंबर मीटिंग की वो भी रिलीज होने वाली है नवंबर 24 को, तो ये भी आपके रेडार पर होना चाहिए। अगर हम यूके के बाजारों की बात करें तो एस&पी ग्लोबल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट, ये तीनों ही पीएमआई के डेटा नवंबर 23 को आने वाले हैं, तो ये भी आपके रेडार पर होने चाहिए। अगर हम कुछ देखते हैं कुछ डोमेस्टिक फ्रंट पर क्या कॉर्पोरेट एक्शन रहता है, तो लॉक इन पीरियड काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज के लिए खुल रहे हैं। डिलीवरी, वीनस पाइप, स्टारसन प्रोडक्ट्स के जो एंकर और प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लिए जो लॉक इन पीरियड है वो खुल रहे हैं, जिसके साथ ही साथ ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वेदांता की बोर्ड की बैठक होने वाली है, वो 3rd इंटरिम डिविडेंड पर चर्चा करेंगे नवंबर 22 को। मंथली ऑप्शन एक्सपायरी होगी नवंबर 24 को, और उसी के साथ एलटीआई माइंट्री की मर्जर की रिकॉर्ड डेट भी है नवंबर 24 को। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल की बोर्ड की बैठक होने वाली है, वो डीलिस्टिंग प्रपोजल कंसीडर करने वाला है नवंबर 25 को। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इवेंट एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है, अमैल्गमेशन पर चर्चा करेंगे नवंबर 25 को। नई लिस्टिंग्स भी काफ़ी सारी है अगले हफ्ते। हम देखेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, आर्कियन केमिकल, केन्स टेक्नोलॉजी, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और कीस्टोन रियल्टर्स जैसे स्टॉक्स का एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाले हैं अगले हफ्ते, और इसी के साथ ये भी फोकस में रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और दूसरे इकोनॉमिक रिलीजेस की। तो ओईसी अपना इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करेंगे। इसके अलावा ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी अपेक्षित है नवंबर 23 को। ईयू की एनर्जी मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है ब्रसेल्स में नवंबर 24 को, और उसके साथ ईसीबी अपनी अक्टूबर मीटिंग की मिनट्स रिलीज करने वाले हैं नवंबर 24 को। तो ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहां पर कि हमारी नज़र होगी। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।